हम लोग पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के तत्व के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग ग्रुप 17 के तत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहले से बताते आ रहे कि ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है और इसमें हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको ख़त्म करके जल्द से जल्द तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग वर्ग 17 के तत्व के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि जितना भी वर्ग का तत्व बताया जा रहा है, पहले इस वर्ग के तत्व का नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले वर्ग के तत्व का नाम याद होना चाहिए, जो कि जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है उतना ही चीज़ को हम यहाँ पर नोट्स बनवा रहे हैं। ठीक, तो अगर वर्ग 17 तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना है, चैप्टर का नाम वर्ग 17 के तत्वों का अध्ययन। और इसमें हम लोग इस वर्ग 17 का तत्व का अध्ययन के बारे में आगे यहाँ से लिखना है कि वर्ग 17 का तत्व अगर बात करेंगे तो इसमें कितना तत्व होता है, तो 5 तत्व होता है। कौन कौन सा तत्व होता है, तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटीन होता है। ठीक, लेकिन मेनली हम लोग इसमें नाम जो सुनेंगे ना, बहुत बार आगे चल के भी सुनने को मिलेगा। वर्ग 17 का तत्व तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में हम लोग सुनेंगे। इसके बारे में बहुत कम सुनने को मिलेगा। ये तत्व धातु के साथ संयोग करता है तो लवण का निर्माण करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये धातु के साथ संयोग करता है लवण को, और इसको हम लोग बार बार एक नाम से जानेंगे। इसको हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप के नाम से भी जानेंगे। हाइड्रोजन ग्रुप के नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। इस बात को भी ध्यान में, कहीं पर भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व का बात हो रहा है मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बात हो रहा है। ठीक, अगर उपस्थिति का इसका कहाँ पे पाया जाता है, तो प्राकृतिक में हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये कभी भी अकेला सिंगल नहीं मिलता है, ये किसी न किसी के साथ क्या होता है, संयुक्त रूप में देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन जो होता है मुख्यतः अविलय फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि इसका आयस के रूप में बहुत अलग अलग फ्लोरो स्पार्क में पाया जाता है फ्लोरीन और कहाँ पे पाया जाता है, कार्डियोलाइट में पाया जाता है। तो ये सब से फ्लोरीन प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये सब इतना सब लिख लेना है जितना हम यहाँ पे सब हाईलाइट किए हुए हैं। अब इसका कुछ हम साधारण गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो बार बार हमेशा हम लोग हर एक वर्ग के तत्व के साधारण सामान्य गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। और याद रखने का तरीका हम पहले ही बता दिए कि ये सब नंबर याद नहीं रखना है कितना होता है, याद ये रखना है किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो किसका घटता है और किसका बढ़ता है, यही चीज़ें पूछा जाता है। तो अगर हम लोग परमाणु संख्या का बात करेंगे तो ये बार बार हम देखते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, जो परमाणु संख्या होता है तो किसी भी वर्ग का अगर बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जब भी हम जाते हैं तो परमाणु संख्या क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु संख्या क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर भी देख सकते थे, इसको ऐसे ही याद रखना है कि बढ़ता है। 9, 17, 35 ये क्या होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो परमाणु संख्या क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। साथ ही द्रव्यमान संख्या भी क्या होता है, तो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिखने के लिए बताते आ रहे हैं। अगर इसमें हम फ्लोरीन ले लेते हैं तो फ्लोरीन का अगर परमाणु संख्या देखेंगे तो परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 और 3s। और कितना हो गया ये, सॉरी यहाँ से ही ये कितना 2s, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, तो यही इसका हम लोग क्या हो गया, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हमको क्या करना है, हमेशा जो लिखना है, जो वर्ग 18 का तत्व होता है उस रूप में हमेशा हम लोग लिखते हैं। मतलब ये लास्ट वाला सेल को छोड़ देते हैं और जो ये उसके पीछे वाला रहता है उसके जगह पर हम लोग सबसे पहले क्या हीलियम लिख देते हैं। इसके जगह पर हीलियम लिख देते हैं 1s2, 2p5 लिखा जाता है। वैसे क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का कितना 17 होता है। 17 का अगर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 ये कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद 3 वाला शुरू होता है 3s2, 3p। हमको 17 पुराना है तो 3p कितना करेंगे, 5 करेंगे, 17 हो जाएगा। अब देखो इतना जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 10 हुआ है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो नियॉन का होता है। तो इसके जगह पर क्या लिख दिया जाता है, नियॉन लिख दिया जाता है और लास्ट वाले सेल को हम लोग सिर्फ दिखाते हैं। तो ये इस चीज़ से ये भी चीज़ पता चलता है कि इसका अगर कोई पूछ देगा कि लास्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। किसी का भी देख सकते हैं 2 और 5 7, 2 और 5 7। यहाँ पे लास्ट सेल इसका कौन है, 4 वाला है।
तो 2 और 5 7 है यहाँ पे। इसका भी लास्ट सेल कौन है? 4 वाला है, तो 5 वाला है, 2 और 5 7। तो सब में क्या होता है कि इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पर फिर से वही चीज़ याद रखना है, परमाणु त्रिज्या का बात करेंगे तो किसी भी परमाणु त्रिज्या में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया। आयनिक त्रिज्या का बात करेंगे तो आयनिक त्रिज्या भी क्या होता है? तो आयनिक त्रिज्या भी बढ़ता है। ऐसे याद रखना है कि बढ़ता है, सिर्फ यही देखकर, ये नंबर देखकर याद रखना है कि बढ़ता है। ये संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है, बार बार ये चीज़ें बताते आ रहे हैं। और ये चीज़ भी हम बार बार बताते हैं, जो आयनन एंथैल्पी होता है, तो आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को किसी सेल से, किसी परमाणु के सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो खर्च किया गया ऊर्जा होता है, उसी को हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और किसी भी वर्ग में, ये हमेशा हम देख रहे हैं, किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है? घटता है। मतलब जो शुरुआत वाला तत्व होता है, जैसे क्लोरीन हो गया, इसका आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है। जैसे नीचे जाते हैं वैसे क्या होता है? घटते जाता है। वैसे ही क्या होते जाता है? ये घटते जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, ये पूरा टेबल बनाते जाना है। ये हर एक क्या बोलते हैं, हर एक वर्ग के जो तत्व पद है उस सब में ये आ रहा है। आयनन बंधुता भी दिया हुआ है, द्रव्यमान, क्वथनांक और विद्युत ऋणात्मकता दिया हुआ है। विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत बार पूछा जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता का बात करेंगे, ये भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है। देख सकते हैं ये घट रहा है, शुरुआत में अधिक है, ये बाद में क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है? घटता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ गुण के बारे में हम लोग डॉट कर करके लिखते जाएंगे, कोई हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अगर फ्लोरीन और क्लोरीन का बात करेंगे तो ये गैस होते हैं। ठीक है, ये गैस के रूप में रहते हैं। लेकिन अगर ब्रोमीन और आयोडीन का बात करेंगे तो ये किस रूप में रहता है? ठोस रूप में रहता है। इसमें 2 गैस जो होता है, जो 2 तत्व जो होता है वो गैस के रूप में रहता है, और 2 तत्व जो होता है वो ठोस के रूप में पाया जाता है, और ठोस के रूप में पाया जाता है। अगर हम लोग सारे हैलोजन का बात करें, दूसरा डॉट में लिखना है, सारे हैलोजन का बात करेंगे तो ये रंगीन होता है, इसमें रंग पाया जाता है। इसका कारण यह है कि ये दृश्य प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो जो भी पदार्थ अगर दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है तो उसमें रंग पाया जाता है। इस कारण से इसमें भी क्या होता है? रंग पाया जाता है। तो इतना इसमें लिख लेना। और ये जितना भी होता है सबके सब क्या होता है? अधातुवी होता है। ये धातु नहीं होता है, इसमें अधातुवी गुण पाए जाते हैं। ये सबके सब क्या होता है? अधातु होता है। तो इस वर्ग के जितना भी तत्व होते हैं सबके सब क्या होते हैं? अधातु होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, डॉट करके इसको भी लिख लेना। कुछ चीजें लिखना है और अगला डॉट करके लिखना। ऑक्सीकारक गुण पाया जाता है निम्नलिखित क्रम में। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, तब आयोडीन होता है। तो ये ऑर्डर लिख लेना है कि ऑक्सीकारक गुण का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है? तो फ्लोरीन का होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला चीज को डॉट करके लिख लेना है। हाइड्रोजन हाइलाइट का निर्माण। किसका? हाइड्रोजन हाइलाइट। हाइड्रोजन का मतलब H, हाइलाइट का मतलब, हाइलाइट को देखो, हाइलाइट का मतलब है हैलोजन ग्रुप। हाइलाइट का मतलब है हैलोजन ग्रुप। हाइलाइट का मतलब होगा, कहीं बार भी हाइड्रोजन हाइलाइट लिखा है तो हाइलाइट का मतलब हो गया हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप क्या चीज होता है? तो हैलोजन ग्रुप में कौन आ जाता है? वर्ग 17 का तत्व, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसको हम लोग एक जनरल, इस तत्व का जनरल नाम दिखाते हैं, जनरल सिंबल दिखाते हैं एक्स। क्या दिखाते हैं? एक्स से दिखाते हैं। तो इस बात को आगे से अब ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग किससे दिखाते हैं? एक्स से दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन हाइलाइट का निर्माण करता है। किसका? हाइड्रोजन हाइलाइट का निर्माण करता है। और यही एक्स का जगह कुछ भी हो सकता है। इतना ये सब जितना भी डार्क किया गया है, जितना भी हाईलाइट किया गया है उसको लिख लेना है। क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट का निर्माण करते हैं तो इसका अम्लीयता शक्ति भी दर्शा सकते हैं। इसका अम्लीयता शक्ति का क्रम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता शक्ति किसके साथ होता है? आयोडीन के साथ होता है, उसके बाद ब्रोमीन के साथ, उसके बाद क्लोरीन के साथ, उसके बाद क्लोरीन के साथ। ये सब याद रखने वाला चीज़ है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। सबसे प्रबल जो अम्ल होगा कोई पूछेगा
हाइड्रोजन हैलाइड का, तो किसका होगा, तो हाइड्रोजन क्या है, आयोडाइड का होगा। ठीक, इसको आयोडाइड कहते हैं, आयोडीन को। ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा और सबसे कम प्रबल HF होगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना। फ्लोरीन का बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन का कुछ गुण होता है, तो ये यहाँ पे ये हेडिंग के रूप में लिखना है। फ्लोरीन का असंगत आचरण, मतलब अकेला इसका क्या आचरण देखने को मिलता है। इसमें 2-3 पॉइंट लिख लेना। तो पहला पॉइंट लिख लेना है कि फ्लोरीन का आकार सबसे बड़ा होता है। जितना भी ये वर्ग तत्व है सबसे बड़ा कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का आकार सबसे बड़ा होता है। इसका विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे ये छोटा होता है। फ्लोरीन क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। तो फ्लोरीन जो होता है सबसे छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इसका उच्च होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसके संयोजन सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसके संयोजन सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर टेबल को देखेंगे एक बार ध्यान से, यहाँ टेबल को देख ले। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिख रहे थे, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ऑर्बिटल नहीं आता है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख सकते हैं कि बोरोमीन से, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोरोमीन से डी ऑर्बिटल आना शुरू हो गया है। तो बोरोमीन आयोडीन, तो इसका क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल होता है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन का कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और इस बात को ध्यान में रखना है, फ्लोरीन का बात करें या क्लोरीन का बात करें, इसका हमेशा ऑक्सीकरण जो अवस्था होता है -1 होता है। तो फ्लोरीन या क्लोरीन का बात करेंगे, इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है हमेशा, मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1 लिया जाता है। अगला डॉट करके उसको लिख लेना है। वैसे अगला हेडिंग लिखना है क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं। इसका परमाणु संख्या पहले से पता है 17 होता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। उपस्थिति हम लोग लिखेंगे, तो उपस्थिति का बात करेंगे तो प्राकृतिक में क्लोरीन जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। कोई भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, शुरुआत में ही हम लोग देख लिए थे। ये सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड के प्राकृतिक प्रचुर मात्रा, मतलब इस सब के साथ जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। इस सब के साथ जुड़ा हुआ ये मिलता है। इसमें कुछ उदाहरण, जैसे नमक, सोडियम के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, नमक में रहता है, सिलोआइड में रहता है, KCl में रहता है। ये सब में ये जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, ये अकेला नहीं रहता है। ठीक है, इतना लिख लेना है जहाँ तक हम हाईलाइट किए। इसका कुछ गुण हम लोग लिखेंगे, इसमें डॉट करते सब लिखते जाना है। क्लोरीन जो होता है, हरापन कैसा होता है, इसका हरापन के लिए पीले रंग का गैस देता है। ये हरापन का होता है और ये पीले रंग का गैस इससे निकलता है। इसका गंध जो होता है, अगर इसका गंध के बारे में लिखेंगे, सब अलग अलग कर करके लिख सकते हैं। दूसरा डॉट में लिख सकते हैं, गंध अत्यंत अप्रिय होता है, मतलब इसको प्रिय मतलब अच्छा नहीं लगता है। इससे गंध मिलते ही क्या होने लगता है, खांसी होने लगता है। ठीक, इससे गंध मिलते ही खांसी होने लगता है। अगला लिखना है, यह विषैली गैस है। ये कैसा है, विषैली, हानिकारक है। और ये इसी कारण ये विषैली गैस होने का इसका फेफड़ा, नाक, गला इत्यादि के झिल्लियों पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगला डॉट में इतना पूरा लिख लेना है। ये सब याद रखने वाला पॉइंट है। क्लोरीन के कुछ गुण है। और 2-4 पॉइंट यहाँ पर, अगर सूक्ष्म बुझे हुए चूना है, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, CaOH2 को कहते हैं। ये कहीं कहीं पे इसका स्ट्रक्चर भी पूछ देता है, इसलिए इसको बता रहे। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना को अगर इसको 40 डिग्री सेल्सियस तप कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस का प्रवाहित किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ये क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये विरंजक चूर्ण का स्ट्रक्चर है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसको लिख लेना है। कभी कभी पूछ जाता है विरंजक चूर्ण के बारे में, यह सूक्ष्म बुझा हुआ चूना का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसलिए इसको लिख लेना है। ठीक है, ये आगे हम लोग लिख लेना। तो सूक्ष्म बुझा हुआ जो चूना होता है, अगर उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्लोरीन गैस अगर उसमें प्रवाहित करा देते हैं तो क्या बन जाता है, विरंजक
चूर्ण बन जाता है। अब यहाँ विरंजक चूर्ण के बारे में दिया हुआ है, सभी सब नोट करके लिखना है। विरंजक चूर्ण, क्लोरीन एक प्रबल विरंजक पदार्थ है। तो विरंजक चूर्ण का बात करें तो क्लोरीन एक होता है, ये एक प्रबल विरंजक चूर्ण होता है। नमी की उपस्थिति में यह पदार्थों को रंग उड़ा देता है। विरंजक का मतलब होता है रंग को खत्म करना। विरंजक का मतलब हो गया रंग को खत्म करना। तो ये किसी भी पदार्थ को क्या करता है, रंग को उड़ा देता है, रंग को खत्म कर देता है, अगर उसके ऊपर नमी रहेगा तब। अगर इसका जांच करके पता लगाना है कि ये क्लोरीन गैस है तो कैसे पता चलेगा, इसको डॉट करके 1 नंबर 2 नंबर करके लिख लेना है। यह गैस अपने हल्के पीले रंग का, इसका कलर देखकर पता चलेगा कि रंग कैसा है, पीला है, और इसका गंध से पहचान होता है, इसका गंध से पहचान होता है, और इसके पीले कलर होने से इसका पहचान होता है। एक और उपाय है, इसको अगर लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, अगर लिटमस पेपर का यूज किया जाएगा अन्य रंगीन वनस्पति पदार्थों को विरंजित कर देगा। अब ये क्या होगा, लिटमस पेपर अगर नीला है तो उसको विरंजित कर देगा, उसका रंग क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा गैस है, तो क्लोरीन गैस है। और क्लोरीन गैस का उपयोग का बात करेंगे, इसका उपयोग सही सही जगहों पे किया जाता है, कपड़े और कागज के विरंजित करने में, कपड़ा का कलर खत्म करने में, और कागज का भी कलरहीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पहला 1 नंबर देकर लिख लेना है। 2 नंबर में इसको लिख लेना है कि ये कीटनाशक का काम करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, और पेयजल को ये शुद्ध बनाता है, पीने के योग्य बनाता है, पेयजल को ये शुद्ध बनाता है। देखो, अब इसमें ज़्यादा जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको बता दे रहे, और इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं, बाकी इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पे कि अगर हेडिंग के रूप में लिखना है क्लोराइड टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड मतलब फ्लोराइड जो फ्लोरीन होगा कितना होगा, 3 गो होगा। ट्राइफ्लोराइड मतलब 3 गो फ्लोराइड होगा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। केंद्रीय परमाणु C के संयोजन सेल में अगर इसका संकरण कभी कभी पूछता है, तो संकरण जो होता है इसका sp3 प्रसंकरण ऑर्बिटल है, इसका क्या होता है, sp3 प्रसंकरण ऑर्बिटल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का विसर्जन युग्म में तथा 3 बंधित युग्म में पेयर होते हैं, 3 बंधित युग्म में पेयर होते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बाद में समझेंगे, अभी इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इतना लिखने के बाद इसका स्ट्रक्चर यहाँ से लिख लेना है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसे बनता है, इस प्रकार का बनता है। इसको एक और तरीका से दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जाता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का एक नाम भी देते हैं। तो इसको तीर का निशान देकर लिख लेना है। ये स्ट्रक्चर टी आकृति शेप करते हैं, इसको टी आकृति शेप करते हैं। ये टी की आकृति का बनता है, इसीलिए इसको हम लोग टी आकृति शेप हम लोग इसको कहते हैं। आगे हम लोग लिखते चलना है, सब डॉट करके या नंबरिंग 1 नंबर देकर, इसको 2 नंबर देकर भी लिख सकते हैं। आयोडीन पेंटाक्लोराइड, आयोडीन पेंटाक्लोराइड। और इसका बात करेंगे अणु के केंद्रीय परमाणु, इसका आई होता है। केंद्रीय परमाणु के बारे में इसके एक और चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। केंद्रीय परमाणु के संयोजी सेल में sp3d2 प्रसंकरण होती है, प्रसंकरण या संकरण के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसका अगर बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का विसर्जन युग्म में सेल 5 बंधित युग्म में है। इसके अणु की संरचना जो होता है अष्टफलक होते हैं, जिसे हम लोग क्या वर्ग पिरामिड के नाम से हम लोग जानते थे। इसको पूरा लिख लेना, इसको हम लोग वर्ग पिरामिडी स्ट्रक्चर का अलग अलग प्रकार होता है, जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका यहाँ पर दिखा देना है स्ट्रक्चर, इससे 5 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर 2 काफी है, इसके बाद इसको छोड़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ गुण के बारे में बात करें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको कहते हैं, HCl को कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
इसके बारे में ये हेडिंग सबसे पहले डाल देना है। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को लिखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लिख लेना, HCl होता है, सूत्र होता है अनुसूत्र HCl। रंगहीन तथा हवा से भारी गैस है। ये हवा से क्या होता है? भारी गैस होता है। इनमें तीक्ष्ण दम घुटने वाले, बहुत तेजी से दम घुटने वाले गंध इसमें आता है। ये संघनित मतलब जुड़ कर रंगहीन द्रव में परिणित हो जाते थे, जुड़ कर रंगहीन द्रव का निर्माण कर लेता है। इतना इसमें लिख लेना है। एक और यहाँ पे स्टार लगा के लिखे, सबसे अच्छा है स्टार लगा के। अम्लराज, ये कभी कभी पूछा जाता है अम्लराज क्या होता है। तो अम्लराज जो होता है दो पदार्थों का मिश्रण होता है। किसका किसका? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। किसका? और नाइट्रिक अम्ल। जो कितना रेशियो मिला रहता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो 1 और इसका 1 रहता है। 3:1 अनुपात में ये मिश्रित किया हुआ रहता है। इसका इतना मिश्रित करने से ये अम्लराज का निर्माण होता है। यहाँ पर यही इसका, ये दोनों को मिश्रित करके क्या बनाया जाता है? अम्लराज बनाया जाता है। इतना इसमें दिखा लेना है, जितना हम बोले उतना इसमें दिखाना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जांच करने का विधि जो होता है उसको थोड़ा लिख लेना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्ल की जांच कैसे किया जाता है? तो ये एक सबसे पहले तो ये होता है कि ये रंगहीन गैस होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, जिसमें विशेष प्रकार का तीक्ष्ण गंध होता है, जिससे ये पहचाना जाता है। यह लिटमस पत्र को ये क्या करना देता है? लाल बना देता है। इसलिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये अम्लीय पदार्थ है। ऑब्वियसली जब भी अम्लीय पदार्थ का बात करेंगे तो नीला कलर से कैसा कलर बनता है? लाल कलर बनता है जब अम्लीय पदार्थ होता है तो। लेकिन अगर क्षारीय पदार्थ रहेगा तो लाल से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। लाल से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें अमोनिया गैस के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के गहरा सफ़ेद धुआं उत्पन्न करता है, उससे भी पता चलता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के गहरा सफ़ेद धुआं इससे उत्पन्न होता है, जिससे पता चलता है कि ये कौन सा गैस है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका उपयोग का अगर बात करेंगे, इसका उपयोग कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, यह सबसे पहला जो होता है, यह रंग उद्योग, यहाँ पे ऐसा उद्योग किया जाता है, ऐसा व्यापार किया जाता है जिसको बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग कलर दिया जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े के उद्योग में, चमड़ा के पकाने के उद्योग में व्यक्त होता है, मतलब ज़्यादातर इसी में यूज किया जाता है। कपड़ा या चमड़ा के उद्योगों में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसको कलर देने के लिए। दूसरा है बहुत से क्लोराइड लवणों के उत्पादन में भी काम आता है ये। और बात करेंगे तो कुछ अयस्कों के निष्कासित करने में, कुछ अयस्क को निकालने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जस्तीकरण जब किया जाता है, जस्तीकरण मतलब लेप चढ़ाया जाता है जस्ता का, तो उसी को हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। जिसमें लोहे के चदरे के साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो ये सब इसका कुछ उपयोग है, तो इसको 4 नंबर दे के लिखना है, ऐसा नहीं 5 नंबर दे के लिख लेना। ठीक है, तो ये भी चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो होगा, इसके बाद एक और हम लोग को लास्ट इसमें जो पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना है, तो लास्ट हम लोग इसमें पढ़ना है एक पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। उसके बाद एक और चैप्टर इसमें हम लोग आगे चल के देखने को मिलेगा। पी ब्लॉक जैसे ही ये कंप्लीट होगा, तो पी ब्लॉक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जो चैप्टर आएगा, तो उसके बाद हम लोग जो चैप्टर जो पढ़ना है इसके लिए कौन सा है? डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो उसको ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जानना है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसका अध्ययन कर लेना है डी और एफ के बारे में। तब इनऑर्गेनिक के पार्ट में एक और चैप्टर हम लोग देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक ये सब जितना भी चलेगा, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको ख़त्म करने वाले। ऐसा करते हैं, आज के क्लास में हम क्या करते हैं कि 18वां वर्ग के तत्वों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 18वां वर्ग के तत्वों के बारे में भी आज के क्लास में पढ़ लेते हैं। तो वर्ग 18 के तत्वों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ से हम लोग वर्ग 18 के तत्वों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेना है, वर्ग 18 के तत्वों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ 18 एलिमेंट। अगर हम लोग बात करते हैं क्या, तो अगर हम लोग 18वां वर्ग का बात करेंगे तो इसमें 6 तत्व होता है। कौन कौन सा होता है? हीलियम,
नियॉन सब लिखते चलना है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये इसमें 6 तत्व होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ये सभी तत्व साधारणतः ताप और दाब पर क्या देखने को मिलता है, तो ये सब के सब तत्व किस रूप में रहता है, तो गैसीय अवस्था में रहता है। किस रूप में रहता है, तो गैसीय अवस्था में रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये सभी तत्व रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होता है। अक्रियाशील मतलब क्या, कि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, शायद ही किसी के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन ये ज़्यादातर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ज़्यादातर ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखना है। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज के डेट में इन तत्वों को अक्रिय गैस कहना उतना उपयुक्त नहीं है। इसलिए कि क्यों, इसलिए कुछ इसका ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जेनॉन के बारे में पढ़ना है, तो जेनॉन अभिक्रिया कर लेता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, जेनॉन जो होता है अभिक्रिया कर लेता है क्लोरीन के साथ। इसीलिए इसको हम लोग अब अक्रिय गैस न बोल के, अक्रिय गैस भी बोला जाता है, लेकिन अब इसको नाम चेंज कर दिया गया और इसको उत्कृष्ट गैस बोला गया। क्या, इसको उत्कृष्ट गैस का नाम दिया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो इसको भी यहाँ तक लिख लेना है। अगर आगे हम लोग बात करेंगे इसका उपस्थिति का, तो ये सब डॉट कर करके ही दिखाना था। ठीक है, जितना पॉइंट है सब डॉट कर करके दिखाना है यहाँ से। अगर उपस्थिति का बात करेंगे तो रेडॉन को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल के अयव सबके कहाँ पे मिलता है, तो वायुमंडल में मिलता है, लेकिन एक को छोड़कर। किसको, तो रेडॉन को छोड़कर। अगर रेडॉन को छोड़ देते हैं, तो रेडॉन मतलब आर्गन को छोड़ देते हैं, तो बाकी सब के सब जो गैस होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय गैस में उपस्थित रहता है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं रहता है। अगर बात करेंगे शुष्क वायु में इसकी प्रचुरता का आयतन का बात करेंगे, तो ओनली 1% ही पाया जाता है, ओनली 1% ही पाया जाता है। तो इसमें लिख लेना है। एक और पॉइंट याद रखना है कि रेडॉन जो होता है रेडियन का विखंडन करके बनता है। किसका, रेडॉन जो होता है रेडियन का विखंडन। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेडियन है, इसी रेडियन का विखंडन करके किसका निर्माण हो रहा है, रेडॉन का निर्माण हो रहा है। इसमें से क्या होता है, तो हीलियम गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको दर्शा लेना है। इसको जीरो वर्ग के तत्व भी कहते हैं। इसको हम लोग शून्य वर्ग के तत्व के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। वैसे ही अब इसका भी साधारण सा गुण देखेंगे, उत्कृष्ट गैसों का सामान्य गुण क्या क्या होता है, तो इसको हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सेम वही चीज़ लिखते चलना है जैसे बताते आ रहे हैं। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तो ये सब चीज़ें दिया होती है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या लगभग कम से कम परमाणु संख्या जरूर याद होना चाहिए, इसलिए कि उससे बहुत सारी चीज़ें निकलता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह निकालने में भी मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब लिखने की जरूरत नहीं है, इसका देख सकते हैं पूरी तरह से अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। हर एक के अष्टक देख सकते हैं कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 10 है। इस सब का अष्टक पूरा होता है। परमाणु त्रिज्या वही है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, आयनन तल पर ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मध्यता भी याद रख सकते हैं, तो ये कभी बढ़ेगा कभी घटने लगता है, तो इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आयनन तल पर ध्यान देना है, परमाणु त्रिज्या पर ध्यान देना है, ये सब बातों पर ध्यान देना है। और विद्युत ऋणात्मकता, इसका कोई विद्युत ऋणात्मकता नहीं होता है। और लेकिन तत्व जो हम लोग वर्ग पढ़े थे उसमें विद्युत ऋणात्मकता पर भी ध्यान देना है। विद्युत ऋणात्मकता जितना कभी पढ़े वो भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा था, घट रहा था। ये सारा पॉइंट इसमें दर्शा लेना। क्या कुछ गुण लिखते चलना है, तो सब डॉट कर करके लिखना है। सभी उत्कृष्ट गैस जो होता है एक परमाणुविक होता है, इनका परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान इसलिए समान होता है। ये अणु का निर्माण नहीं करता है। जैसे कभी बात करें तो क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है, एक परमाणु है, लेकिन ये अणु का निर्माण करता है, क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। दो परमाणु जुड़ के क्या करता है, ये अणु का निर्माण करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये एक परमाणुविक ही होता है। इनका परमाणु संख्या से आणविक द्रव्यमान संख्या दोनों को दोनों क्या होता है, समान ही होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना 17 लिखाएगा, लेकिन इसका आणविक द्रव्यमान क्लोरीन का कितना लिखाएगा, 17 गुना 34 लिखाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए कि ये अणु का निर्माण ही नहीं करता है। दूसरा डॉट करके लिखना है, ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन।
ना तो इसमें कोई रंग होता है, ना कोई गंध होता है, ना कोई इसमें स्वाद देखने को मिलता है। ये जल में अगर बात करेंगे तो ये जल में अभिलय होता है, ये जल में अभिलय होता है, जल में ये नहीं घुलता है। इसकी खास कुछ विशेषताएं दिया हुआ है। इसमें एक खास विशेषता ये है कि ये रबर, प्लास्टिक, कांच आदि के जैसा होकर ये क्या विसर्जित करता है, विसरित करता है, मतलब ये फैलता है। ये क्या होते रहता है, ये गैस जो होता है फैलते रहता है, ठीक है, तो फैलाव देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट लिख लेना है। इसका कुछ जिनॉन के साथ कुछ इसका यौगिक बनता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक नंबर यहाँ पर दो वो देखेंगे। एक नंबर देख लेते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड। जिनॉन डाइफ्लोराइड ये कैसे बनता है, तो अभी से ध्यान में रखना, ये फ्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। परावैज्ञानिक किरणें और Hg वाष्प, मरकरी के साथ वाष्प के रूप में अगर दिया जाता है तो ये जिनॉन डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसको यहाँ पे दर्शा लेना है। अगर इसका कुछ गुण के बारे में तो सब डॉट करके लिख लेना है। यह अत्यंत अस्थायी यौगिक होता है, ये अस्थायी होता है। इनमें रंगहीन रॉ, ये जो इसका रॉ बनता है, इसका जो क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल मतलब वही ठोस के रूप में जो जमता है, तो ये रंगहीन होता है। इसका द्रव्यनांक का बात करेंगे 413 केल्विन द्रव्यनांक होता है। दूसरा इसमें डॉट करके लिख लेना है, यह हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय होते हैं। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का अगर विलयन लेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड का मतलब है HF, इसमें HF का अगर विलयन लेते हैं तो ये इसमें ये विलय हो जाता है। स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला ध्यान में ये रखना है कि स्ट्रक्चर में इसका प्रसंकरण, जिनॉन का प्रसंकरण क्या होता है, sp3d होता है। तो पहला ये पॉइंट लिख लेना है, ये क्या होता है, sp3d प्रसंकरण होता है इसका। अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ से बना लेना है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ से बना लेना है। 2 फ्लोरीन इसका जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका कभी कभी एक रैखिक बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर को हम लोग एक रैखिक बोलते हैं। इसका नाम भी लिख लेना, एक रैखिक कहते हैं, इसको हम लोग एक रैखिक कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर को एक रैखिक कहते हैं, इसलिए कि एक लाइन में जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं ऊपर के सामने, एक नीचे में सामने, ये एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एक रैखिक नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा देख लेते हैं जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। 2 नंबर देख लिख लेना है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। बनाने की विधि पर बोलेंगे तो ये भी क्या कर रहा है, तो जिनॉन के साथ फ्लोरीन का ही अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो यहाँ से ये दिखा लेना है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो रहा है। और बात करेंगे तो ये कैसे बनता है, यहाँ पर दिया भी जिनॉन फ्लोरीन के मिश्रण 1:2 अनुपात में, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल यूज हो रहा है, 2 मोल मिलकर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो रहा है। इसका ताप अगर कितना दे तो 195 केल्विन ताप पर विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर ये बनता है। ये भी जो बनता है ये काफ़ी अस्थायी होता है, ठीक, परंतु ये उतना नहीं होता है जितना जिनॉन डाइफ्लोराइड हो रहा था। जितना जिनॉन डाइफ्लोराइड अस्थायी होता है उससे ये कम अस्थायी होता है, तो इसको दर्शा लेना है। ये भी अगर बात करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय होता है। अगर ऊपर वाला बात कर रहे थे तो ऊपर वाला पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय था, तो ये भी विलय था, और ये भी क्या होता है, विलय होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर स्ट्रक्चर नाम का साथ दे दिया कि ये विलय इसमें होता है। स्ट्रक्चर का भी यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें भी स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका प्रसंकरण दिखा लेना है। तो sp3 प्रसंकरण ऑर्बिटल होता है, ये sp3d2 प्रसंकरण इसका होता है, sp3d2 प्रसंकरण होता है। प्रसंकरण लिखना पहले ही बता दिए है, और यहाँ पे हम लोग प्रसंकरण लिखने का तरीका हम पहले से हम यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का, उसमें हम लोग प्रसंकरण लिखने का तरीका सीखेंगे कि इस प्रकार की यौगिक का प्रसंकरण कैसे लिखा जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अष्टफलकीय ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से देखने को मिलता है कि इसका अष्टफलकीय स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अच्छा ठीक है ना, यहाँ ठीक है, ठीक। तो यहाँ से ये 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ रहता है, कितना, तो 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ रहता है। तो 4 फ्लोरीन अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, इसका 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा, 3 इस प्रकार से और एक ऐसे ऊपर से दिखा सकते हैं।
इसमें 4 क्लोरीन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से शो कर लेना है। अब जो उत्कृष्ट गैस होता है उसका उपयोग के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हीलियम का उपयोग, कि हीलियम क्या चीज़ों में यूज होता है या कौन सा गैस यूज होता है, क्या चीज़ों में, ये चीज़ें पूछ किया जाता है। तो हीलियम का उपयोग सबसे पहले लिख लेना है। तो हीलियम के उपयोग में लिखना है, हीलियम का उपयोग निम्न घनत्व वाली निष्क्रिय गैस होने के कारण ये गुब्बारों में, तो गुब्बारों में अगर पूछा है गुब्बारों में कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो हीलियम, इस प्रकार से पूछा जाता है। या वायु यानों के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो हीलियम, इस तरह से पूछता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। 2 नंबर भी लिख लेना है। कुछ धातु जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, स्टील आदि में वेल्डिंग करते समय निष्क्रिय गैस के वातावरण में ये हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हीलियम ऑक्साइड का मिश्रण को, जो हीलियम ऑक्साइड के साथ मिश्रण बनाया जाता है, वो समुद्र क्या करते हैं, गोताखोर, जो समुद्र में गोताखोर लोग होते हैं, तो गोताखोर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। गोताखोर किसको बोलते हैं, तो जो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, जो समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को पता करने के लिए, कुछ चीज़ निकालने के लिए समुद्र के नीचे से, तो वो लोग कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो हीलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। हीलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, इस मिश्रण का उपयोग दामा, यही जो हीलियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, इसका उपयोग दामा में भी किया जाता है। श्वसन संबंधित अन्य रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। श्वसन संबंधित और रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हीलियम ऑक्साइड का। थोड़ा सा नियॉन का देख लेते हैं। तो निम्न दाब पर, इसका 1 नंबर लिखना है, निम्न दाब पर इस गैस का विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसमें लाल विसर्जन दीप्त दिखाई देने लगता है। अगर दाब बहुत कम रहेगा और इसके गैस में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर दे, तो इसमें क्या होता है, लाल रंग का डिस्चार्ज फ्लो निकलता है, लाइट निकलता है। ठीक, लाल रंग का उसमें से लाइट निकलता है, जिसमें ये कुहासा को भेदने की क्षमता रखता है। जो भी कुहासा होता है तो उसको पार करके जाने की क्षमता है। ऐसे नॉर्मल जो लाइट होता है कुहासा क्या करता है, उसको रोक लेता है, लेकिन इसको कुहासा को भेद करके पार करके जाने की क्षमता होता है। और भी इसमें होता है कि नियॉन में इस गुण के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के बल्ब या ट्यूब या लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब में, ट्यूब में या लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यहाँ पर नियॉन बल्ब के उपयोग वनस्पति उद्योगों में भी किया जाता है। बल्ब में भी किया जाता है, या वनस्पति के उद्योग में किया जाता है, या हरितगृह मतलब वही खेती बाड़ी में जो होता है उसमें कुछ इस्तेमाल किया जाता है। नियॉन लैंप हवाई पट्टियों के प्रदीप्त तथा हवाई अड्डों के संकेत लैंप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हवाई अड्डों पर जो संकेत लैंप होता है उसमें नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे है आर्गन का भी उपयोग। आर्गन का उपयोग बहुत बार पूछा जाता है कि जो बल्ब में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, आर्गन भरा रहता है। आर्गन भरने से जो बल्ब में तंतु रहता है, जो पीला वाला बल्ब होता है, जो पीला वाला बल्ब होता है, इसमें ऐसे तार लिपटा हुआ रहता है तंतु टाइप का, तो उसको बचाने में ये क्या करता है, बहुत दिनों तक इसको सही करके रखता है नियॉन आर्गन गैस। इसका उपयोग तापायिक नलिकाओं, प्रतिदीप लैंप, मतलब इसको ताप गर्म करने वाली चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या वेल्डिंग वगैरह जो काम किया जाता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसमें 2 पॉइंट लिख लेना है। क्रिप्टॉन और जियोन का बात करेंगे तो क्रिप्टॉन का उपयोग में एक लिख लेना है, उच्च दक्षता वाली विसर्ज नलियों में क्रिप्टन का उपयोग किया जाता है। विसर्ज नली मतलब वही जो लाइट के रूप में निकलता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडॉन का इस्तेमाल कभी कभी ये पूछता है, रेडॉन का यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेडॉन का कहाँ पे, तो ये रेडियो सक्रिय अनुसंधान, जहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्व होता है उसको इस पर रिसर्च चलता है, तो रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। और भी जगहों पे जैसे कैंसर वगैरह का इलाज करने के लिए भी रेडॉन का उपयोग किया जाता है हॉस्पिटलों में। कैंसर वगैरह का इलाज करने के लिए रेडॉन, इसलिए कि ये क्या है, रेडियो सक्रिय एक्टिव तत्व है, जिसमें कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट इसमें लिख लेना। इस तरह से पी ब्लॉक के तत्व पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग 18 तक का पढ़ना था। इसके बाद जो चैप्टर बचता है डी और एफ ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, और उसके बाद वाला एक चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।